डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका पहला चैप्टर चला था अर्थशास्त्र में, चला था क्या, विकास। और विकास के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, और क्वेश्चन कल क्या था आपका कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं और इनके प्रयोग की क्या कोई सीमाएं हैं, और विकास से जुड़े हुए अपने उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि देशों के बीच में तुलना करने के लिए किसी भी देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय एक उपयुक्त मापन नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग देशों की जनसंख्या भी अलग अलग होती है। ठीक है। जैसे चीन में, हमारे यहाँ ले लीजिए, चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, भारत में उससे थोड़ी कम है। लेकिन भले ही कोई देश विशाल हो सकता है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या कम हो सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, कि जहाँ पर हमारे भारत से भी लगभग 3 बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के मामले में वो हमारे सामने कहीं भी नहीं ठहरता। ठीक है। जिसकी जनसंख्या मात्र 8 से 10 करोड़ है। ठीक है। और आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया से दुगनी जनसंख्या, तिगनी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। तो इसलिए जो आय है वो किसी भी देश के एक दूसरे के साथ में तुलना करने का एक उपयुक्त मापन नहीं होता है, क्योंकि सभी देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। ठीक है। तो इसलिए औसत आय से ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में एक औसत व्यक्ति जो है वो कितना कमा रहा है। ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि मान लिया एक देश हमारा है भारत और दूसरा है अमेरिका। ठीक है। एक है भारत, दूसरा है अमेरिका। लिखा है कुल आय मान लिया है 500 रुपये, और राष्ट्रीय आय भारत की कितनी है, 500 रुपये, और अमेरिका की कितनी है, 500 रुपये। ठीक है। तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है मान लिया है नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो मापन का देशों के बीच में तुलना करने का एक सही तरीका नहीं होता है। केवल प्रति व्यक्ति आय जो है उसको जान लेना किसी देश की एक दूसरे के साथ में तुलना करने का उपयुक्त मापन नहीं होता है। मान लिया कैसे, मान लिया भारत हमारा है तो उसकी कुल वार्षिक राष्ट्रीय आय कितनी है, 500 रुपये। अमेरिका की कितनी है, 500 रुपये। तो दोनों देश जो हैं वो बराबर मात्रा में कमा रहे हैं, मतलब दोनों की राष्ट्रीय आय बराबर मात्रा में है। लेकिन अब समस्या क्या है, अब लेते हैं क्या, जनसंख्या। ठीक है। भारत की है कितनी, 100। भारत की कितनी जनसंख्या है, 100 व्यक्ति। क्यों समय के बता रहे से तो 1 अरब 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। केवल ये आपको समझा रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय को जान लेना ही एक देश से दूसरे देश के साथ तुलना करने के लिए उपयुक्त मापन नहीं है। ठीक है। और अमेरिका की है मात्र कितनी, मान लेते हैं 85 है, 50 भी नहीं है, 25। ठीक है। व्यक्ति। ठीक है। तो भारत की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, 500 रुपये। जनसंख्या कितनी है, 100। अमेरिका की कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, 500। ठीक है। और जनसंख्या कितना है, केवल 25 व्यक्ति। ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय आय कितनी होगी, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी,
500 रुपये प्लस बटे 100 रुपये, ठीक है। काटेंगे तो क्या आएगा 5 रुपये, ठीक है। और अब लेते हैं क्या, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी निकलेगी, 500 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका 25 20 कितनी होगी आपकी 20 रुपये हो जाएगी, ठीक है। समझ सकते हैं आसानी से क्या कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय भारत की कितनी है 500 रुपये, अमेरिका की कितनी है 500 रुपये। दोनों ही देशों की राष्ट्रीय आय बराबर है, लेकिन फिर भी अमेरिका को विकसित क्यों माना जाएगा, है ना। कह रहा है क्या, अब जनसंख्या कितनी है भारत की 100, अमेरिका की 25, ठीक है। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय बनेगी वो कितनी बनेगी, केवल 500 रुपये, 5 रुपये केवल बनेगी। और अमेरिका की कितनी बनेगी 20 रुपये। मतलब अगर भारत में एक आदमी 5 रुपये कमा रहा है तो अमेरिका में 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग देशों की अलग अलग जनसंख्या के कारण भी औसत आय को निकालना का जो मापन है वो उचित नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद कह रहा है क्या, इसका पता जो है औसत आय से ही चलता है कि यही कारण है कि विकास के माप के लिए औसत या औसत आय का प्रयोग हम करते तो हैं, लेकिन यह सही जानकारी हमें नहीं देता है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक देश के दूसरे देश के साथ में तुलना करने के लिए और विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए एक सरल और एक अच्छा तरीका है, ठीक है। एक सरल मापदंड है, इसके द्वारा हम आसानी से देशों की स्थिति के बारे में, देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कह रहा है क्या कि आइए देखते हैं कुछ हम और क्वेश्चन लेते हैं कि लिखा है क्या, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। भाई आप जानते हो जब विकास कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा का भी प्रयोग होगा, ऊर्जा की भी खपत होगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पैटर्न का कि भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। और ये ज्ञात करिए कि अब से 50 वर्ष पश्चात ऊर्जा की और अधिक क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं क्या कि भारत में ऊर्जा के 2 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। भारत में ऊर्जा के 2 प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, एक तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और दूसरा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। अब परंपरागत स्रोत क्या है, परंपरागत स्रोत क्या होते हैं ऊर्जा के, कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं वे कहलाते हैं हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे आप ले लीजिए, या हम ऐसे भी से कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग करने पर वे समाप्त हो जाते हैं, वे होते हैं क्या, परंपरागत संसाधन। 2 प्रकार से इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। क्या, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन है, वे संसाधन जिनका हम कई सदियों से प्रयोग कर रहे हैं वे आपके परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे समस्त ऊर्जा के संसाधन जो प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं क्या, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। अब जैसे आप ले लीजिए कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली विद्युत, ठीक है, इनका प्रयोग हम करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये परंपरागत स्रोत में आते हैं। भाई मनुष्य जो है
वो सदियों से कोयले का प्रयोग कर रहा है और ये एक समाप्त संसाधन है। जब आप इसको प्रयोग कर डालोगे तो कोयला जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप खनिज तेल को ले लीजिए। खनिज तेल भी क्या है, एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, ये प्रयोग करने पर समाप्त हो जाता है। भाई आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में, बहुत से बच्चों के घर में मोटरसाइकिल होगी तो उसमें खनिज तेल मतलब पेट्रोल डाला जाता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे पेट्रोल समाप्त हो जाता है और आप दोबारा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये प्रयोग करने पर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपका है प्राकृतिक गैस। क्या है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में सिलेंडर जलता है, आपके घर में सिलेंडर से खाना बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्राकृतिक गैस भरी होती है, नेचुरल गैस होती है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद में ये क्या होता है, सिलेंडर से गैस समाप्त हो जाती है और आप दोबारा फिर गैस एजेंसी से सिलेंडर प्राप्त करते हो। ठीक है, तो ये समाप्त संसाधन है। ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं, यूज़ करने पर, प्रयोग करने पर समाप्त हो जाएं, वे आपके परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जल विद्युत जो है आपकी, जल विद्युत जो है वो आपकी दोनों श्रेणियों में आती है। ठीक है, परंपरागत भी है और गैर परंपरागत भी है। कैसे, क्योंकि बिजली समाप्त हो जाती है लेकिन आप बिजली को पुनः बना लेते हो। ठीक है, लेकिन कोयले को, खनिज को आप दोबारा बना नहीं सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा के संसाधन। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन है, आपका पवन ऊर्जा। क्या है, आपका पवन ऊर्जा। ठीक है, ये आपके कभी भी समाप्त ना होने वाले संसाधन हैं। इनका आप लगातार प्रयोग करते रहिए और ये कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि पवन ऊर्जा मतलब जो पवन की ताकत है, पवन की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हवा चलती रहेगी, पवन चलती रहेगी और हम उसका आसानी से ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा मैं आपको बता दूं कि पवन ऊर्जा होता क्या है। पवन ऊर्जा क्या होता है कि जहाँ पर जमीन समतल होती है, जहाँ पर हवा का निर्बाध प्रवाह होता है, मतलब बिना किसी बाधा के प्रवाह होता है, वहाँ पर बड़े बड़े पवन चक्कियाँ मतलब विंड मिल लगा दी जाती है, पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और हवाएं जो हैं उन पवन चक्कियों को चलाती हैं और उनमें से बने हुए उनसे, और वे सभी जो हैं वो एक टरबाइन से बंधे होते हैं जो बिजली को जनरेट करते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ले लीजिए सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को भी हम आज ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं और ये भी एक परंपरागत ऊर्जा का साधन है। कैसे, क्योंकि सूर्य निकलना कभी बंद नहीं होगा और जब तक सूर्य निकलेगा तब तक हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा और जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तक आप सौर ऊर्जा का प्रयोग निरंतर करते रहेंगे। आज देखिए अधिकांश देश जो हैं, आज विश्व के अधिकांश देश जो हैं वो सब सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बजाय सौर ऊर्जा के प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और कई तो देश ऐसे जो अपने तमाम पुराने पड़ चुके परमाणु रिएक्टरों को वो नष्ट कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और सौर ऊर्जा पर ध्यान दे रहे हैं, सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का भी, बायोगैस जो है वो भी आपका एक ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बायोगैस कैसे बनती है, पशुओं के मल मूत्र को सड़ा करके। ठीक है, उनसे जो गैस उत्पन्न होती है उसको हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी ऊर्जा को कहते हैं क्या है, बायोगैस। ठीक है, मतलब जैविक ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है क्या, भूतापीय ऊर्जा। क्या है, भूतापीय ऊर्जा। आप जानते हो कि तो हमारी भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो आप जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 33% सौर विकिरण को ग्रहण करती है।
सौर विकिरण मतलब क्या, सूर्य से निकली हुई जो ऊष्मा है उसे कहते हैं क्या है, सौर विकिरण। ठीक है। और हमारी पृथ्वी सूर्य का लगभग 33% सौर विकिरण जो है वो ग्रहण कर लेती है। और इसके पश्चात ठंडी होने पर हमारी ये पृथ्वी जो है इस विकिरण का रिफ्लेक्शन करती है, मतलब वापस फिर वातावरण में भेजती है। तो पृथ्वी के द्वारा इस सौर विकिरण को, सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्य की ऊष्मा को या सूर्य की गर्मी को वापस वातावरण में भेजना, ठीक है, भेजने के का जो ताप है, भेजने का की जो ऊर्जा है, इसको हम भूतापीय ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा को भी हम एक ऊर्जा के संसाधन में यूज़ करते हैं, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और आप जानते हो ये गैर परंपरागत क्यों है, क्योंकि जब तक ये निरंतर बना रहने वाला संसाधन है और ज्वारीय ऊर्जा का हम तब तक प्रयोग करते रहेंगे जब तक हमारे सागर और महासागर धरती पर हैं। क्योंकि आप जानते हो समुद्रों में ज्वार आते हैं और इस ज्वार की ताकत से या शक्ति से या इस ज्वार की ऊर्जा से बड़े बड़े जो जहाज हैं वो सब बंदरगाहों तक आते हैं। तो भारत में भी कई ऐसे बंदरगाह हैं, मैंने आपको बताया था, कई ऐसे बंदरगाह हैं जो ज्वारीय बंदरगाह हैं, मतलब जो ज्वार के पानी पर निर्भर रहते हैं, मतलब जहाज़ों के आवागमन के लिए ज्वार के जल से पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वार के जल का, समुद्र में उत्पन्न हुए ज्वार के जल का हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं समुद्रों में बंदरगाहों तक जहाज़ों के आवागमन में। ठीक है। जब ज्वार आता है तो ज्वार के साथ साथ में जो जहाज होते हैं, जलयान होते हैं, वो भी बंदरगाह तक चले जाते हैं। और जब ज्वार वापस जाता है तो उसी के सारे वो वापस महासागरों में फिर पुनः चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है क्या, परमाणु ऊर्जा। ठीक है। क्या है, परमाणु ऊर्जा। ये भी एक ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है, क्योंकि कभी समाप्त नहीं होता है और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग हमारे भारतीय लोगों के द्वारा हो रहा है। परंपरागत कौन से स्रोत हैं, लकड़ी है, कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है और विद्युत। ठीक है। ये हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जिनका हम सदियों से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत कौन होते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, एक बार प्रयोग करने पर हम उन्हें दोबारा फिर प्रयोग कर लेते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु गैस और भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। ये हमारे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। फिर आपका था कि 50 वर्ष के पश्चात में ऊर्जा की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 50 वर्ष पश्चात संभवतः ऊर्जा के कुछ स्रोतों पर भारी संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारी धरती पर कोयला, खनिज तेल एक लिमिटेड मात्रा में इसको बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। क्योंकि कोयले और खनिज तेल को बनने के लिए लाखों वर्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है। हमारे पास में इतना भारी मात्रा में हमारी धरती पर कोयला और खनिज तेल नहीं है कि लगातार ये आने वाली शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक हमारे बना रहेगा। तो जैसे जैसे हम खनिज तेल का प्रयोग करते जाएंगे धरती से समाप्त होते जाएंगे। ठीक है। पेट्रोलियम, और जब धरती से ये खनिज तेल या कोयला भारी मात्रा में समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि पेट्रोलियम संबंधी उत्पादों की भारी मांग के कारण, है ना, मांग जो है वो अत्यधिक ज़्यादा हो जाएगी और तब इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि देशों के पास में इसकी आपूर्ति पूरी संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है। भाई तेल है, कोयला है, जब ये समाप्त हो रहे होंगे तो देशों के पास में इनकी आपूर्ति कम होगी, इनकी भारी मांग होगी और
प्राकृतिक संसाधनों द्वारा पूर्ण न कर पाने के साथ साथ विश्व में इनका भंडार लगातार कम होता जाएगा और इसमें भारी मानवीय में भी वृद्धि होगी। साथ साथ में इनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और अनेक देशों के पास में आप जानते हो कई उद्योग ऐसे हैं जो खनिज तेल और कोयले आदि से ही चल सकते हैं। तो वे उन उद्योगों का विश्व में चलना मुश्किल हो जाएगा और तब विश्व में नई तकनीकों के द्वारा ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव पड़ेगा।